अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो तो ये करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और इस वीडियो में हम आपको कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का तरीका भी बताएंगे। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर बड़ी बड़ी एएमसी कंपनीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आप और हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लेती है, फिर उस पैसे को अपने हिसाब से अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। अब क्योंकि ये जो एएमसीज होती है ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होती है, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, इनके पास बहुत एडवांस टूल होते हैं, इसलिए ये आपके पैसे को बेस्ट जगह पर इन्वेस्ट करती है ताकि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सी है, कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी स्कीम है, हर हफ्ते हर महीने नए नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते रहते हैं, इसीलिए हर म्यूचुअल फंड आपके गोल और आपके रिस्क के हिसाब से बना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट डोंट वरी, हम आपको आपके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड सही है वो आपको ढूंढना सिखाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 तरीके के होते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं लेकिन यहाँ पर हम मेनली 3 तरीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला टाइप का म्यूचुअल फंड है वो होता है इक्विटी फंड्स, दूसरा होता है डेट फंड्स और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड्स। अब यहाँ पर जो इक्विटी फंड है इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डेट और हाइब्रिड फंड के बारे में समझ लेते हैं। तो डेट फंड में मेनली रिस्क बहुत कम रहता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया जाता है जो कि फिक्स रिटर्न देते हैं, बट जहाँ पर रिस्क कम होता है वहां पर रिटर्न भी रिलेटिवली कम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हाइब्रिड फंड की बात करें तो ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, इसीलिए इसे कई बार मिक्स्ड एसेट भी कहा जाता है। अब ये हाइब्रिड फंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं जहां पर इक्विटी और डेट दोनों का अलग अलग परसेंटेज होते हैं, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। अब हर टाइप के फंड्स के बारे में डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेनली इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि इक्विटी फंड उसके बारे में बात करेंगे। तो इक्विटी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपका जो पैसा है वो इक्विटी यानी कि अलग अलग कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये जो इक्विटी फंड है इसको हम मेनली 6 टाइप में बांट सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला इक्विटी फंड है वो है इंडेक्स फंड। तो ये जो इंडेक्स फंड है इसका भी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है वो आपके पैसे को डायरेक्टली इंडाइसिस यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर देती है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो उसी परसेंटेज में की जाती है जिस परसेंटेज में स्टॉक का इंडाइसिस में वेटेज है। मतलब मान लो अगर रिलायंस का निफ्टी 50 में 10.28% का वेटेज है तो इसका मतलब इंडेक्स फंड अपने टोटल फंड का 10.28% रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, और ऐसे ही जितने भी स्टॉक का जितना वेटेज इंडेक्स में है उसी परसेंटेज में फंड अपने पैसे को उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। अब जिस तेजी से इंडेक्स बढ़ेगा ना उतना ही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड जनरेट करके देगा। अब क्योंकि इंडेक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करता है इसलिए इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिटर्न देता है, और क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर यानी जो फंड को मैनेज करते हैं उसको एक्टिवली फंड को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे पैसिव फंड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फिक्स्ड है। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप का इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो है लार्ज कैप फंड। तो इसमें आपका पैसा उन स्टॉक या कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती है। मतलब यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज होती है उनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप का फंड होता है वो होता है मिड कैप फंड। इसमें आपका जो पैसा होता है वो मिड कैप कंपनीज में लगाया जाता है, यानी ऐसी कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यानी कि साइज के हिसाब से 101 से लेकर 250 नंबर तक आती है। ऐसे ही हमारा 4th नंबर का जो फंड है वो है स्मॉल कैप फंड। इसमें आपका जो पैसा है वो उन कंपनीज में लगाया जाता है जो कि बहुत छोटी होती है और इनका जो साइज होता है वो भी बहुत छोटा होता है। मतलब इसमें आपका पैसा इंडिया की टॉप 250 कंपनीज को छोड़कर बाकी सभी कंपनीज में लगाया जाता है। और इसके बाद जो हमारा 5th टाइप का फंड है वो है मल्टी कैप फंड। इसका भी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो आपका पैसा है वो तीनों टाइप की कंपनीज यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको तीनों फंड्स की बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पर एक रूल होता है कि किसी भी फंड को मल्टी कैप फंड बनाने के लिए एसेट मैनेजमेंट
इन्वेस्टमेंट कंपनीज को 25% पैसा तीनों फंड में लगाना होता है। मतलब 25% स्मॉल कैप कंपनीज में, 25% मिड कैप कंपनीज में और 25% लार्ज कैप कंपनीज में लगाना होता है। तो यहाँ पर फंड हाउस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है और इस रिस्ट्रिक्शन को दूर करता है हमारा 6 टाइप का फंड, जो कि है फ्लेक्सिबल कैप फंड। इसमें भी फंड मैनेजर तीनों टाइप की कंपनीज यानी कि मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, वो कितना भी पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे में फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है कि अगर किसी साल उसको लगता है कि मिड कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो वो उस साल ज्यादा पैसा मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है, और अगर किसी साल उसे मार्केट थोड़ा अनस्टेबल दिख जाती है तो वहां पर वो सारा पैसा निकालकर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे फंड मैनेजर अपने हिसाब से आपके पैसे को मैनेज कर सकता है। तो अब आपको म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स तो समझ में आ गया है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले है आपका रिस्क एपेटाइट, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और दूसरा है आपका टाइम होराइजन। तो चलिए अब इन दोनों के बेसिस पर फंड्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप फंड की बात करें तो इस फंड में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 से 5 साल का हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप किसी भी इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में 3 से कम साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 2-3 साल में स्टॉक मार्केट में क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जनरली स्टॉक मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, पर 3 से कम साल के लिए कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो थी टाइम होराइजन की बात। अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करें तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो फिर ये लार्ज कैप स्टॉक आपके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सीधा वेल एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है जहां पर वोलेटिलिटी काफी कम होता है, इसलिए रिटर्न भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर डिसेंट रिटर्न कमाना चाहते हो और आपका टाइम होराइजन 3 साल से ज्यादा का है तो आपके लिए लार्ज कैप स्टॉक बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद अगर मिड कैप फंड की बात करें तो इसमें आपका पैसा मिड कैप स्टॉक में लगाया जाता है, और मिड कैप स्टॉक वो स्टॉक होता है जो अभी एस्टैब्लिश्ड भी है लेकिन इसके साथ साथ ग्रोइंग फेज में भी है। तो इसमें लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस भी होता है। बट मिड कैप फंड तभी बेस्ट है जब आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 5 से ज्यादा सालों का है, और अगर आप 3 से 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तब भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन 5 से ज्यादा सालों का अगर आपका टाइम होराइजन है और अगर आप ठीक ठाक रिस्क ले सकते हो डिसेंट रिटर्न कमाने के लिए, तब आपके लिए मिड कैप स्टॉक बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका पैसा इंडिया की छोटी छोटी लेकिन ग्रोइंग कंपनी में लगाया जाता है। यहाँ पर जनरली ऐसी कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है जिनकी मार्केट कैप 5000 या 7000 करोड़ से भी कम होता है। तो इसीलिए इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलने का चांस होता है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है और अगर आप ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तभी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, और इसमें आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज्यादा ही होना चाहिए। और अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से कम है तो फिर आप स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर है। इसके बाद अगर मल्टी कैप फंड की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा तीनों टाइप के फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर स्मॉल कैप से तो कम ही रिस्क होता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रिस्क होता है जिसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न मिलने का चांस भी होता है। और मल्टी कैप फंड वैसे हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर एक लिमिट होता है कि उसको एटलीस्ट 25% पैसा हर टाइप के स्टॉक में लगाना होता है, जिससे कि फंड की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और फंड मैनेजर को अपनी स्किल और नॉलेज दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। बट अगर आप फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तभी इन्वेस्ट करो जब आप हाई रिस्क ले सकते हो और आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 5 साल का होना चाहिए। अब इसके बाद अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होता है तो जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा चाहे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए ये मल्टी कैप का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। बट क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल के बेसिस पर एलोकेट करता है तो इसमें रिस्क हाई होता है, पर इसके साथ भी रिटर्न भी हाई मिलने का चांस होता है। पर इसमें भी आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का हो। अब इसके बाद अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो इसमें आपका जो पैसा है वो इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट होता है, और लॉन्ग टर्म में आप ये मानकर चल सकते हो कि इक्विटी फंड में इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा सेफ होता है। और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप करेगा वैसे वैसे हमारा इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको भी अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब 5 से ज्यादा साल या मिड टर्म यानी 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप ऑलमोस्ट इक्विटी में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है, यहाँ पर एक्सपेंस भी कम होता है। अब
अब यहाँ पर मैंने एक एक्सपेंस टर्म यूज किया है तो उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड और आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है। अब जब आप अपने टाइप के हिसाब से फंड ढूंढने जाएंगे ना तो वहां पर आपको बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। अब अगर मान लो 4 कंपनीज लार्ज कैप फंड ऑफर कर रही है तो आपके लिए कौन सी कंपनी का फंड लेना सही है ये भी तो हमें जानना होगा ना। तो कौन सी कंपनी का फंड बेस्ट है ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स के थ्रू मैनेज किया जाता है तो वो जो नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल आपके लिए लगा रहा है उसके लिए आपको उन्हें एक परसेंटेज देना होता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये आपको 0.1% से लेकर 2.25% तक देखने को मिल सकता है। जनरली 1.5% से कम तक का एक्सपेंस रेशियो अच्छा माना जाता है। मतलब अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो वहां पर आपका 990 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा और 10 रुपए एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से लिया जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड फैक्टर आपको देखना होता है वो ये है कि हर म्यूचुअल फंड 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। और डायरेक्ट प्लान में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है, यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। जबकि जो रेगुलर प्लान होता है उसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी होती है, जैसे कि ब्रोकर, एडवाइजर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब आप उनके थ्रू प्लान बाय करते हो उसे रेगुलर प्लान कहा जाता है। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस भी कम होता है क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है जिसको आपको कमीशन देना है। जबकि रेगुलर प्लान में थर्ड पार्टी होती है तो यहाँ पर एक्सपेंस भी हाई होता है। और क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस कम होता है तो आपको जनरली रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। और रेगुलर प्लान में क्योंकि एक्सपेंस हाई होता है तो आपको जनरली रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। इसलिए हमारे ओपिनियन में आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके बाद जो थर्ड फैक्टर आपको देखना चाहिए वो होता है एग्जिट लोड। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड तक आपको अपना म्यूचुअल फंड का पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी उस टाइम पीरियड में अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है और उस चार्जेस को ही एग्जिट लोड कहा जाता है। बहुत सारे लोग पहले इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद जब उन्हें कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है और वो अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो वहां पर उन्हें अच्छा खासा चार्जेस देना पड़ जाता है। तो पहले तो जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो और उस वक्त से पहले अपने पैसे को विड्रॉ ना करो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जिसका एग्जिट लोड बहुत कम हो। और फोर्थ फैक्टर जो आपको देखना चाहिए वो है फंड मैनेजर। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए उसका जो ड्राइवर होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी अच्छे चलेगी और कितने लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। वैसे ही म्यूचुअल फंड का जो ड्राइवर होता है वो उसका फंड मैनेजर होता है। अब ये जो फंड मैनेजर होता है ये अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल के बेसिस पर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। तो जितना ज्यादा फंड मैनेजर की नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा उतना बेटर वो फंड होगा। इसीलिए हमेशा फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस और स्किल को जरूर चेक करें, क्योंकि फंड मैनेजर के स्किल को जानकर आप उसके थ्रू मैनेज किए गए फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जिसके बाद आपको फंड मैनेजर के स्किल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले आपको ये सभी चीजें जरूर चेक करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।